डिस्कस करेंगे 45 डेज़ का क्लास नंबर 26। और इससे पहले हम 25 क्लास कर चुके हैं और क्लास नंबर 25 में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो उसको अभी हम कुछ टाइम बात करेंगे, यानी कुछ क्लासेस के बात करेंगे। पहले हम साइंस वाले सेक्शंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस बनते हैं, और ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत ये है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है, तो वो हमारा कवर हो जाएगा। लास्ट के 4 क्लासेस और रह गई हैं, तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 5 क्लासेस में फिजिक्स ख़त्म करने की, और 5 क्लास में ही आपका से केमिस्ट्री हो जाएगा, और 5 ही क्लास में आपका बायो हो जाएगा। थोड़ा वॉइस का हो सकता है प्रॉब्लम आए, बाकी क्लास इतनी टाइम बाद आ रही है, बहुत लेट आ रहा है, उसका रीज़न बहुत है, तो वो चीज़ अभी सही डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बट ये है कि अभी 25 डेज़ है, तो आप ईज़िली चीज़ें कर सकते हो। 25 डेज़ में ये है, आपका 25 क्लास ऑलरेडी बहुत पहले हो चुके थे, वो तो आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। 25 क्लासेस में आपका साइंस है, साइंस सेक्शन लिया है कि आपका इतना डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीप में अगर आता है तो सभी के लिए आएगा। बाकी ये है कि साइंस का जैसा फिजिक्स हो गया, उसके बाद उसके एमसीक्यू पीवाईक्यू वो मैं आज सभी अपलोड कर लूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सेक्शनल वाइज सभी के पीवाईक्यू, और हर एक सेक्शन के, जैसे फिजिक्स है तो उसके 500 प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे, शायद इससे भी ज़्यादा मिले, का इनफ है वो। कोई चीज़ अगर आपका थ्योरेटिकल चीज़ यानी बुक में रह जाता है या इस टॉपिक में रह जाता है, तो वो चीज़ आपका कवर हो जाता है पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आपने हिस्ट्री करा होता है, हिस्ट्री के अपने सेक्शंस के पीवाईक्यू आपने लगाया होगा, ठीक है। सेम चीज़ आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी का पीवाईक्यू, ठीक है। तो सभी के पीवाईक्यू आपका ऑलरेडी मिल जाएगा, और एक बार चेक देख लेना पीवाईक्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं मिलेंगे, और पीवाईक्यू का मतलब वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमें 5 क्लास में फ़िज़िक्स को कवर करना है, और फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि डिटेल में करने का भी इतना टाइम नहीं है। हमें मेन चीज़ें जो है वही करना है, यानी फिज़िक्स के अगर साइंस सेक्शन कर रहे हो तो पहले ल्यूशन की साइंस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है और कहीं से अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, और प्लस आपका उसके बाद पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। वॉइस का थोड़ा बहुत इशू होगा तो उसको मैनेज कर लेना। फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, तो जो चीज़ आएगा वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कम टाइम है, तो कम टाइम में चीज़ें हमें वो करना है जो एग्जाम में आता है। फर्स्ट है मात्रक। मात्रक से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, मात्रक की डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, ठीक है। मात्रक मतलब किसी को मापने की इकाई, उसे मात्रक कहते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो, मात्रक 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, और दूसरा आपका ड्राइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रा। ऐसा ही पद्धति में कितने होते हैं टोटल, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये बनेगा, मात्रक कितना टाइप के होते हैं, 2। वैसे नहीं पूछेगा, बट ये तो पता ही है। सेकंड, एसआई में बोलेगा कि एसआई में टोटल कितने मात्रक होते हैं, ठीक है, कितने टोटल कितने मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब इन 7 में से वो पूछ लेता है थोड़ा बहुत इसकी यूनिट। अब किसकी पूछेगा, आपको लंबाई का तो पता ही है, मीटर होता है, ये नहीं पूछेगा। द्रव्यमान का केजी में करते हैं, ठीक है। समय का सेकंड में, ताप का केल्विन में। नंबर 1 ये वाला चीज़, ताप का केल्विन। विद्युत धारा का कभी कभार पूछ लेता, बट डेफिनेशन भी ज़्यादा पूछता है, तो विद्युत धारा के भी हम कर लेना, एम्पियर। ज्योति तीव्रता पूछा हुआ है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ का परिमाण तो आपको पता है, मोल, ठीक है। समतल कोण और समतल कोण का रेडियन, और बाकी घन कोण का स्टेडियन। अब इनमें याद कौन कौन सी चीज़ें रखनी है वो मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। याद आपको ये रखना है, एक तो आपको ताप का याद रखना है, केल्विन, ठीक है। एक आपको विद्युत धारा का याद रखना है, एम्पियर। अगर नहीं पता है तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण मोल होता है। समतल कोण का रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। हाँ, इनका थोड़ा अब आपको इनका सिंबल भी याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका ताप का तो पता ही है, विद्युत धारा का याद रखना सिंबल, एम्पियर का ही। ज्योति तीव्रता का कैंडेला तो सीडी याद आता है, और बाकी आपको समतल कोण का याद रखना, रेडियन का रेड, ठीक है। अगर आपको यूनिट पता है तो सीधे कनेक्ट हो जाए। बाकी आपका घन कोण का स्टे रेडियन, और संकेत ज़्यादा ही आपको आ, याद करने की जरूरत है। तो इसमें 2-3 यूनिट का आपको याद करना था, 2-3 की, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पहले इनको क्या बोला जाता है वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार इन शॉर्ट चीज़ें देख लेना, ठीक है। जैसे ताप का पहले जो है डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता था, ठीक है। अब जो है डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। आवर्ती का याद कर लेना, आवर्ती का बहुत बार पूछता है। हर्ट्ज आता है, ठीक है। पहले क्या था, कंपन प्रति सेकंड, कहीं पे देगा तो ठीक, नहीं तो दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का जैसे अब कैंडेला हो गया, लेकिन पहले क्या बोलते थे, कैंडल शक्ति, ठीक है, सीपी करके आ जाएगा। तो ये हमारा मात्रक हो गए, टोटल 7 होते हैं, बाकी उनमें से कुछ के मात्रक याद करने थे, सभी नहीं करने हैं। अब सेकंड आते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। जो मूल मात्रक से मिलते हैं वही हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। बहुत बार पूछा हुआ है कि जो है प्रकाश वर्ष किसके लिए हमारा यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो लंबी दूरियों को मापने के लिए, या सिंपल सा बोलेगा कि दूरियों को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सिंपल सा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। फिर बोलेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने
मीटर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष में 9.42 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, पॉइंट नंबर 1 जो याद करना है। दूरी नाप, दो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि दो क्वेश्चन आपके प्रकाश वर्ष से बनते हैं। तो प्रकाश दूरी देखो, ये तो है कि लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष कहते हैं, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो पारसेक है, क्योंकि पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से ज़्यादा होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है। बल की मात्रा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डेफिनेशन आपको करना है कि बल की सीजीएस में, जो हम न्यूटन पढ़ते हैं वो किस में होता है, एसआई में। भाई ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, और एसआई में उसका मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। सेम चीज़ कार्य के लिए है कि कार्य का मात्रक तो हमें पता है जूल, लेकिन वो एसआई में होता है। सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होता है, वो होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अब हमें इस इतनी चीज़ों में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो इन शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ। जब आप वीडियो देखोगे तो एक मल्टीपल टाइम इसे सुन लेना बस, और क्या 2 3 वैसे। पॉइंट नंबर 1 की मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है, 7। मूल मात्रा को में क्या क्या याद रखना है, या फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रा के में आपको ताप का पता ही, ताप का याद रखना केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का याद रखना कैंडेला, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का। इसके बाद आवृत्ति का याद रखना हर्ट्ज से होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये पता है। लेकिन इनके प्रीवियस या पहले जो भी इन्हें बोला जाता था वो नहीं पूछता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि व्युत्पन्न मात्रा को पता है जो मूल मात्रक से मिलते हैं। डेफिनेशन हो गया। प्रकाश वर्ष बोलेगा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर पूछता है बोलेगा दूरी की सबसे बड़ी मात्रा क्या, सबसे बड़ा इकाई क्या होती है दूरी की, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। और पारसेक, एक पारसेक में बोलेगा कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26, यानी मीटर में 3.08 10 की पावर 16 मीटर। बल का मात्रक न्यूटन होता है किस पद्धति में, एसआई में। लेकिन सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, वो होता है डाइन, और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5। सेम चीज़ कार्य का होगा, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक पूछेगा तो जूल होता है, और सीजीएस में पूछेगा तो क्या होगा, अर्ग। और 1 जूल बराबर याद रखना है आपको 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब यहाँ पे कुछ 10 की पावर में याद रखना है, प्लस में और माइनस में। ठीक है, प्लस और माइनस में ये हमारा जो पावर है ये हमारा रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आ सकता है। ये आता है रीजनिंग वाले में कि इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो याद कर लेना इसे, 1 पे डेका होता है, 2 पे हेक्टो, 3 पे तो आपको होता है किलो होता है ना, 1000 तो किलो आ जाएगा। 6 पे मेगा होता है, 6 मेगा। 9 पे गीगा हो गया, 12 पे टेरा हो गया, 15 पे पेटा हो गया, और 18 पे एक्सा हो गया। तो इन शॉर्ट चीज़ें अगर करना है तो ऐसे कर सकते हो, डी एच के हो गया, यानी डेका हेक्टो किलो। उसके बाद एम जी टी हो गया, डी एच के, इस टाइप से चीज़ें हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद पी ए। ठीक है, पी ए, तो डी एच के, एम जी टी, पी ए, इन शॉर्ट जो भी चीज़ें आपका हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कनेक्ट हो, तो कनेक्ट करके ही चीज़ें ज़्यादा होंगी। सेम चीज़ माइनस में 10 की पावर-1 मतलब 1/1 में। ठीक है, 1/10 है, या 1/100 हो गया, 1/1000 हो गया। तो डेसी होता है, अगर किसी चीज़ को डेसी में चेंज करना है तो 10 से हम डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटी में 10 की पावर-2, मिली में 10 की पावर-3, नैनो में तो 9 आ जाएगा। ये तो शॉर्ट, इन शॉर्ट चीज़ें शॉर्ट में हो जाएगा, नैनो में 9, और टेरा में 12 हो जाएगा, और पेंटा में फेंटो में बोलता है 10 की पावर-15, और एटो में 10 की पावर-18। तो पहले ही इस चीज़ को करना है लन, उसके बाद ये वाला करना। ठीक है, तो डी एच के, एम जी टी और पी ए, इस टाइप से ये हमारा प्लस में हो जाएगा। माइनस में चीज़ें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि मोशंस, गति। ठीक है, गति की अगर बात करें तो गति देखो, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यहाँ पे जुमेन में। ये सब चीज़ें अभी बेसिक करें, और बेसिक ही अभी करना है। बाकी जो चीज़ रह जाएगा वो हमारा पीवाईक्यू में करना। गति में देखो क्या होता है, अदिश राशि होती है, और दूसरी हमारी सदिश राशि। अदिश का मतलब जिसमें दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, और सदिश मतलब जिसमें दिशा की ज़रूरत है। अदिश का मतलब जिसमें, स्केलर तो वही है जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल करके नहीं करना है, बस हमें यही याद रखना है कि अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है। तो जब आप देखोगे द्रव्यमान यानी, ठीक है, उसमें चाल, आयतन, कार्य, समय, वेग, और सदिश राशि में बाकी वी। देखो अगर इसे याद करना है हिंदी में, अगर आपको हिंदी से याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जितने भी वी वाले हैं,
जितने भी व वाले या वी वाले बोल सकते हो, या व या ब वाले हैं वो इसमें आ जाएगा सदिश में। जैसे वेग, विस्थापन वी आ रहा है, बल व, बल को बल कर लो, बल ब आ रहा है, त्वरण त्वरण में व आ रहा है। तो इस टाइप से हमारे जितने भी हो रहे हैं वो किस में, सदिश में। बाकी जो रह गया वो आदिश में आ जाएगा। द्रव्यमान, कहीं दिशा की ज़रूरत है, बार बार लगा रहे हो। चाल, चाल में कोई दिशा की नहीं ज़रूरत नहीं है। चाल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कार्य में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कार्य कर रहे हो तो। समय में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऊर्जा में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं। उसके अलावा आपका करंट हो गया, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब क्या है, अदिश राशि है। बाकी जो वी वाले, वेग, त्वरण, विस्थापन और हमारा बल, ये सब क्या है, ये सदिश हो जाएंगे। बस अदिश कौन सी है, सदिश कौन सी, ये याद रखना, वही एग्जाम में पूछता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। देखिए डेफिनेशन चीज़ें, अगर ये चीज़ तो थोड़ा बहुत पता होता है क्योंकि अब बेसिक हम करते हैं, तो एक बार थोड़ा इन शॉर्ट चीज़ें देख लेना। डिस्टेंस क्या होता है, एक समय अंतराल के अंदर चली गई दूरी को, या एक समय अंतराल के द्वारा तय की गई क्या, तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक चल रही दूरी है, कितने समय में चल रही, एक ही हो गया, और कितना चले ये चीज़, ठीक है। अब अभी हमें थोड़ा ये है कि इतना ज़्यादा डिटेल में और ये बेसिक है, बस इसमें ये ध्यान रखना कि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और दूरी कैसी राशि है, बस ये ध्यान रखना, दूरी कैसी है, अदिश राशि है। दो चीज़ क्वांटिटीज़ की याद रखना, कैसी क्वांटिटी, और सेकंड हमेशा पॉजिटिव रहती है। विस्थापन में सेम वही है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन यानी दो निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी राशि है, वी आ रहा ना, वी विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर, ठीक है। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, बचपन से पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, ठीक है। वेक्टर, वेग, वेग तो पता ही है, वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित, ठीक है। वेग का मीटर प्रति सेकंड, बस इसका मात्रक याद रखना, ठीक है। वेग का मीटर प्रति, त्वरण का मात्रक याद रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस ये चीज़ ध्यान रखना, इनके मात्रक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रोजेक्टिव मोशन। प्रोजेक्टिव मोशन को स्किप कर सकते हो क्योंकि अभी हमारा इतना चीज़ें डिटेल में नहीं होता है। सेकंड जी, प्रोजेक्टिव मोशंस में ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर किसी चीज़ को अधिकतम दूरी से अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो कितने डिग्री के कोण पर उसे ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पे, ठीक है। अगर हमें कोई यहाँ से हमें ये चीज़ें यहाँ पहुँचानी है, तो अगर हम इतना एंगल जितना हम बड़ा करते जाएंगे उतना हमारा वो क्या होगा, पास में ही रहेगा। जितना एंगल छोटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये 45 डिग्री वाला, या इस एंगल से पूछोगे फेंकोगे तो वो चीज़ क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है लगभग कितने कितने डिग्री पर उसे फेंकना चाहिए। सेकंड चीज़ आपका प्रक्षेपण कोण, कितने से कितने के दोनों के लिए, चलो ये छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इस चीज़ को याद रखना, जो ये वाला है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन की एक बार डेफिनेशन पूछी हुई थी, बट सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही है, सर्कुलर वृत्त, वृत्त के चारों ओर, एक है वृत्ताकार मार्ग पे, कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे अगर गति कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है वो वृत्त यानी सर्कुलर, उसमें गति कर रही है, मोशन कर रही है। तो बाकी इतना ही, तो ये ध्यान रखना कि एक समान चार्ज से गति करती है, और तो उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति भी कहते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को जब तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी क्या होती है, टूट जाने पर, तो पत्थर कैसे उड़ता है, पत्थर जो है स्पर्श रेखीकृत उड़ जाता है, ठीक है। ये वैसे आएगा नहीं। कोणीय वेग से अगर आप ध्यान रखोगे तो कोणीय वेग का फॉर्मूला ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। कोणीय वेग का फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एक ही रहा, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। कोणीय वेग को किससे हम साइन, साइन क्या होता है इसका, ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा। बाकी कोणीय वेग का लास्ट में कोणीय वेग और रेखीय चाल के बीच जो संबंध है उसे क्या करने हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। रेखीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय चाल में गुणा त्रिज्या, या फिर आपका रेखीय चाल का साइन हो गया वी बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाता है। तो ये थोड़ा डेफिनेशन पूछ लेता है, थोड़ा रिलेशन पूछ लेता है कि कोणीय चाल और कोणीय वेग और रेखीय चाल में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को, है ना। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ, जो बहुत बार पूछा हुआ था। न्यूटन लॉ में पहले क्या होता है, न्यूटन्स का सेम चीज़, न्यूटन ने कब, ये अपनी बुक का नाम है 1687, सन ईयर रखना, और बुक का कौन से बुक में, प्रिंसिपिया, तो दोनों चीज़ याद रखना।
1687 में बुक का नाम है प्रिंसिपिया में न्यूटन के सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1687। बुक का नाम प्रिंसिपिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर बात करते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम में अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरा यानी बाह्य बल जो है लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखना है कि न्यूटन के बोलेगा गैलीलियो का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं, कौन सी नियम को कहते हैं? फर्स्ट लॉ को। जड़त्व का नियम बोलेगा न्यूटन के कौन से लॉ को कहते हैं? फर्स्ट लॉ को। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये तो आपने काफ़ी टाइम पढ़ा भी होगा। इसके बाद सेकंड चीज़, जड़त्व की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व इस टाइप से भी याद रखना, जड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ उसे बनाए रखा है। सेम है कि क्वेश्चन आएगा कि बल की परिभाषा, बल की डेफिनेशन किससे मिलती है? फर्स्ट लॉ से। सेकंड चीज़, बल की डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, और बाकी ये कैसी राशि है? सदिश राशि। हमने कर लिया, इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये भी कर लिया। जड़त्व का नियम भी कहते हैं किसी फर्स्ट लॉ को, और उसके एग्जाम्पल भी है। इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल भी हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल। जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर बैठे ही यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं, उसका रीजन कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने से वो आगे की ओर झुक जाते हैं, कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ हो जाएगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं, कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल याद रखना। फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का लॉ भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ से हमारा बल की डेफिनेशन मिलती है। और फर्स्ट लॉ क्या होता है? यदि कोई स्थिति विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और गति में तो गति में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, बाह्य बल लगा के हम उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन और फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल याद रखना है। अब आता है संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है वेग मल्टीप्लाई द्रव्यमान। संवेग का डेफिनेशन फॉर्मूला याद कर लेना। संवेग बराबर होता है वेग गुणा द्रव्यमान। अब वेग आ रहा है तो वेग ने इसे कैसी राशि बना दी? सदिश राशि बना दी। ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब कैसे हैं? सदिश राशि। तो संवेग में वेग आ रहा है तो वही कैसी राशि? सदिश राशि। इसका मात्रक की बात करें तो वेग का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट लॉ से हमारे जो जो पॉइंट बनते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से जो जो पॉइंट याद करना है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ यह है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ पे सीधा से आया फॉर्मूला याद कर लो, F बराबर ma। ये कौन सा लॉ देता है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड लॉ हो गया। इससे क्या मिलता है हमें मिलता है इससे बल का व्यंजक, यानी बल का फॉर्मूला मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। ठीक है, तो F बराबर ma, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से तो हमें बल की परिभाषा डेफिनेशन मिलती है, लेकिन सेकंड लॉ से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है ना, व्यंजक मतलब सूत्र मिलता है। न्यूटन थर्ड लॉ से भी क्वेश्चन बात। न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल। थर्ड लॉ मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछेगा। जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये कौन से लॉ में क्या एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ के एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? बहुत बार पूछा हुआ है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है। अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया? संवेग संरक्षण का नियम हो गया। आवेग का डेफिनेशन याद कर लेना। आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल, यानी आवेग वही है हमारा वेग, संवेग में परिवर्तन ही हमारा आवेग हो गया। तो वेग आ ही रहा है, इसमें बल भी आ रहा है, तो बल आ रहा है तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। न्यूटन सेकंड, बल का न्यूटन होगा और समय का क्या हो जाए? सेकंड, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल। ये ध्यान रखना कि अभिकेंद्र होता है और अपकेंद्र होता है। अभिकेंद्र क्या होता है? अभिकेंद्र ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसको अभिकेंद्र। तो वृत्ताकार मार्ग से चीज़ें याद रखा क्या है? वृत्ताकार मार्ग में क्या होता है? एग्जाम्पल मौत का कुआं, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग पे चलता है ना, तो वो वाला एग्जाम्पल बस। तो वृत्ताकार मार्ग वाला अगर एग्जाम्पल देगा तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसका अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv²/r, ठीक है। सेकंड आता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल में हमारा क्या होता है? अजड़त्व फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है, न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिसमें परिवेश, सिंपल सा है, यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है तो यहाँ से चीज़ें हैं। अपकेंद्र बल एक ऐसा बल है, एक ऐसा ही जड़त्व बल या फिर सदम बल है। ओके, इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझो ज़रा क्या कहना चाह रहा। अब केंद्र ये होता है कि अजड़त्व फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल जो फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी बल, ठीक है, जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता है, इन्हें छद्म बल या जड़त्व बल भी कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कभी नहीं आया, इसका एग्जांपल आया। एग्जांपल देखो, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, बोलिएगा कौन से बल की एग्जांपल है? अपकेंद्र या फिर अभिकेंद्र? अपकेंद्र की है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से बल की है? अपकेंद्र बल की है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है। और जो अभिकेंद्र है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? मौत का कुआं, ठीक है। तो मौत का, क्योंकि वृत्ताकार पथ है ना, तो वहाँ पे आएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र, अभी में हमारा सर्कुलर हो जाएगा और अपकेंद्र वाले में एग्जांपल है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला, ये वाला। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिटेल में चीज़ें नहीं करनी है, डेफिनेशन को ना ही यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू या वैसे चीज़ें बताने, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट को एक एक एग्जाम जो है उसकी डेफिनेशन बताने लग गए तो एक वीडियो में फिर 2-3 एक ही 4-5 ही चीज़ें हो पाएंगी, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है। जो एग्जाम में आता है वही चीज़ें हैं। बल आगुण क्या होता है? बल आगुण का डेफिनेशन पूछ लेगा। बल गुणा क्या होता है? आगुण। और बल आ रहा है तो कैसी राशि हो जाएगी? ये सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण कैसे हैं? सदिश। तो यहाँ पे ये है कि एक तो ये क्या होता है? डेफिनेशन हो गया, बल आगुण बराबर बल गुणा आगुण। इसका मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है और आगुण का मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बल यानी न्यूटन मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। उत्तोलक की अगर बात करें तो सरल मशीन देखो, उत्तोलक की अगर बात करें, उत्तोलक से कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चंस उत्तोलक से ही आता है। उत्तोलक एक तो 3 टाइप में डिवाइड किया है इन्होंने, ठीक है। तो उन 3 बिंदु इसके अंदर होते हैं उत्तोलक में। कैसे? पहला आलम्ब हो गया, दूसरा आयास और तीसरा हो गया भार। आलम्ब में क्या होता है? आलम्ब में मतलब किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता घूम जाती है, उसे आलम्ब कहते हैं, ठीक है। आयास में क्या होता है? आयास में उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाए, देखो यहाँ पे एफर्ट लिखा हुआ है ना, एफर्ट का मतलब कोई चीज़ हम एफर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसमें आयास हो जाएगा। और आलम में क्या होता है? उसे हम स्वतंत्रतापूर्वक वो घूम सकती है, ठीक है। और भार में क्या होता है? भार मतलब क्या होता है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, भार का मतलब बोझ हो गया उठा, उसे क्या कहता है? भार कहते हैं। अब तीनों के जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल देखो। उत्तोलक के प्रकार 3 टाइप के होते हैं, उत्तोलक को भी 3 टाइप में डिवाइड किया है। और यही एग्जाम्पल पूछता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कैंची किस प्रकार के, किस टाइप का उत्तोलक है, किस श्रेणी का है, ठीक है। बोलेगा जो कूड़े ढोने वाली, जो एक पहिए की कूड़े ढोने वाली गाड़ी किस टाइप के उत्तोलक की है। तो पहले श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है? पहली श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम्ब है, आलम्ब यानी आलम जो है आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है। आलम जो है आयास और भार के बीच में होता है। पहले वाले में जो एफ है वो ई और डब्लू के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे तो बीच में होगा। जैसे हमारा कैंची है, ठीक है, प्लास हो जाएगा, सिंडासी हो जाएगा, कील उखाड़ने की मशीन हो जाएगा, सीज झूला हो जाएगा, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंड पंप हो गया, ठीक है। और इसमें जितने भी हैं वो 2 वाली चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे 2 वाली, ऐसे 2 वाली चीज़ें हैं। कैंची है तो 2 मुंह बने हुए हैं, प्लास में भी 2 साइड बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। सिंडासी में भी 2 हो गया, कील उखाड़ने की मशीन में भी 2 चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। शीशा झूला में भी 2 हो गए,
ठीक है, सीजोला। साइकिल का ब्रेक में भी 2 लगे होते हैं इस टाइप से। हैंड पंप में भी सेम चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा कनेक्ट करके चीज़ें याद हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट चीज़ें याद करना है, बट ये है कि इतना डेप्थ में नहीं जाना है। सीधा से याद करना है कैंची कौन से टाइप में आता है, क्लास कौन से टाइप में आता है, इस टाइप से। श्रेणी वाले में क्या आता है, द्वितीय वाले में जो ठीक है, जो डब्लू होता है वो डब्लू किसके बीच में होता है, आलम एफ और ई के बीच में, डब्लू हो जाएगा एफ और ई के बीच में, ठीक है। सेकंड टाइप वाले के एग्जांपल बस चीज़ें याद रखना कि एग्जांपल में हमारे क्या होता है, सरोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो होती है, एक पहिया की कोड़े ढोने वाली गाड़ी होगी। ये 3 हमारे सेकंड वाले के एग्जांपल हैं। थर्ड वाले में हमारे क्या होता है, थर्ड वाले में हमारे चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये 2 याद रखना। थर्ड वाले में बस क्या होता है, एफ और डब्लू के बीच में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ तक थोड़ा एक बार मैं डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें याद करना इन शॉर्ट, ताकि थोड़ा चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। शुरू से ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मेन चीज़ें जो आपको याद करनी है। पहला, मूल मात्रा कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल मात्रा को भी जो हमें याद करना है, एक हो गया ताप का केल्विन, बहुत बार पूछ लेता है कभी कभी। ज्योति तीव्रता याद रखना, कैंडेला। पदार्थ का परिमाण मोल, समतल कोण याद रखना, रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। उसके बाद जो चीज़ें याद करना है कि व्युत्पन्न मात्रा क्या होते हैं, जो हमारे मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। दूरी बोलेगा पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बोलेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, वो होता है सॉरी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बोलेगा किसका मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा प्रकाश पारसेक, ठीक है। 2 क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी के सबसे बड़ी इकाई सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या होता है, पारसेक। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, 9.06 9.46 10⁻15। बोलेगा एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 3.08 या फिर 10⁻16। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब बोलेगा कि बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है। एसआई में तो हमें पता है जूल होता है, सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। बोलेगा एक जूल में कितने डाइन होते हैं, 10⁻5। बोलेगा जो कार्य का मात्रा क्या होता है, जो जूल होता है, लेकिन कार्य का सीजीएस में क्या होता है, अर्ग। बोलेगा एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग, इस टाइप से आता है। बोलेगा 10⁻3 है उसको हम रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है एक लगाने का। अभी मैंने बोला कि इस टाइप से DH के इस टाइप से लगा देना, DH के MGT और PA इस टाइप से। ये प्लस में हो गया, DH के डेका हेक्टो, बोले इस टाइप से रीजनिंग में आता है। ये वैसे पूछेगा नहीं, बट रीजनिंग में एक सिक्वेंस में लगाने में आता है कि इसको हमें एक सही ऑर्डर में लगाना है पावर के हिसाब से। माइनस में आपका नैनो ईजी हो जाएगा, 9 आ रहा है, ठीक है। और फेमटो में 15 आ रहा है, तो फेमटो याद हो जाएगा। 18 में एटो आ रहा है, तो 18 याद हो जाएगा। इस टाइप से जो थोड़ा बहुत जो चेंज कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट जैसे 18 बोलते हैं ना तो एटो आ जाएगा, 15 बोलते हैं तो फेमटो आ जाएगा। ऐसे बाद हमारा नैनो आता है तो 9 बोलते हैं, ठीक है। मिली तो 3 में मिली होता है, ठीक है। सेंटी तो बताइए 2 में सेंटी होता है 100 सेंटीमीटर के लिए। डेसी में हमारा 10 आता है। तो इस टाइप से हमें चीज़ें कनेक्ट करना है। अब आता है सदिश राशि अदिश राशि। जैसे हमें पहले सदिश में यानी हमारा वेक्टर क्वांटिटी में याद रखना है। सदिश में जिसमें दिशा की ज़रूरत होती है डायरेक्शन की, और अदिश में जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सदिश के एग्जाम्पल बोल देगा तो हमें वी वाले जितने भी वो याद रखना है। वेग, विस्थापन, त्वरण में भी वो आ रहा है, बल हो गया, ये सब। इनके अलावा जैसे द्रव्यमान हो गया, और आयतन हो गया, उसके बाद ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है। और हमारा कार्य हो गया, समय हो गया, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा हो गया, ठीक है। ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। बस वेक्टर कौन सी, स्केलर कौन से, ये चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हमारा दूरी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज़ें थोड़ा नोट कर लेना। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मात्रक याद रखना, मीटर में होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी दूरी बटे समय, इस टाइप से। वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वेग में जितना भी चेंजेस होगा उस वही हमारा त्वरण कहता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2 बार आएगा। प्रोजेक्टिव मोशंस में थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रोजेक्टिव मोशन, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हमें दूरी तक फेंकना है तो कितने डिग्री के एंगल पे, कितने एंगल पे उसे फेंकना होगा ऊपर की ओर, तो 45 डिग्री पे। सेकंड चीज़ कि जो प्रक्षेप्य पद है उसके जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट हो गया और लो, ठीक है। पर जो वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री का कोण होता है, 90। और वैसे भी हाईएस्ट आ रहा है तो 90 डिग्री तो होगा। सबसे हाईएस्ट एंगल जो है एस टाइप से, अगर ऊंचाई की बात करें तो एंगल 90 होता है, ठीक है ना। अगर हाईएस्ट बोलेंगे तो 90 होता है। इस टाइप से भी चीज़ें याद रखना। बाकी ये थोड़ा कम होता जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट है ना, ये इस साइड को चलता हुआ।
सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर आ ही रहा है तो वृत्तीय पथ पे जो गति करेगा उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब हमारा एंगुलर वेलोसिटी में हमें उसकी डेफिनेशन करनी कि रेखीय चाल और कोणीय चाल के बीच क्या होता है, तो वी क्या डेफिनेशन होता है, क्योंकि आर वी बराबर आर डब्ल्यू सॉरी वी बराबर ओमेगा आर होता है। ओमेगा साइन होता है किसका, कोणीय वेग का, ठीक है। तो रेखीय चाल और कोणीय चाल हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन एक तो कौन से बुक में दिया था, 1687 में, ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल बुक का नाम हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ से हमारा जो बल की डेफिनेशन यानी फोर्स, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मिलती है। फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ये होता है कि जब अगर कोई वस्तु विराम में, तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जब तक हम उसमें कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ का होता है। जैसे कंबल से धूल के कण झाड़ना हो गया, ये वाला। अब इसके एग्जाम्पल जैसे याद है, जो एग्जाम्पल है वो याद रखना हमें फर्स्ट लॉ के। जैसे रुकी हुई जो मोटर गाड़ी हो गया, रेलगाड़ी, अचानक चलने पर क्या होता है, यात्री आगे की ओर, पीछे की ओर झुक जाते हैं। कार के अचानक रुकने में आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद कंबल को हाथ से पकड़ के झाड़ने पर धूल के कण होते हैं। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ के, एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है। संवेग क्या होता है, वेग गुणा द्रव्यमान होता है। संवेग कैसा है, क्योंकि इसमें वेग आ रहा है इसलिए ये सदिश राशि है, ठीक है। सेम चीज़ हमारा क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, बस ये ध्यान रखना। जैसे हम अगर बंदूक से गोली चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स से हम पीछे की ओर जाते हैं। सेम चीज़ नाव होता है, नाव में अगर हम नाव से कूद रहे हैं तो नाव नाव क्या होता है, पीछे की ओर हट जाती है। रॉकेट को उड़ाने में ये कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ वाला, ठीक है। आवेग क्या होता है, आवेग मतलब वेग इंटू बल इंटू समय अंतराल, यानी संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है, बस ये ध्यान रखना। अब आता है अभिकेंद्र और अपकेंद्र। अभी में आपको ये देखना कि वो सर्कुलर वो है, सर्कुलर उसमें करेगा। अभी में सर्कुलर आएगा और सर्कुलर से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मौत का कुआं। और अप वाले में सर्कुलर सर्कुलर अप वाले में क्या हो गया, अप वाले में हमारा जड़त्व वाला है। अप वाले को हम जड़त्व बोलेगा, जड़त्व बल किसे कहते हैं, या छदम बल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभी आप केंद्र वाले। इसके एग्जाम्पल क्या है, कपड़े सुखाने की मशीन, एग्जाम्पल याद रखना आप वाले के, ठीक है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब हमारे किसके हैं, आप केंद्र के। बल आगुण क्या होता है, बल मल्टीप्लाई आगुण, यानी हमारा फोर्स और, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। सर उत्तोलक 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 3 बिंदु उत्तोलक में तो है, एक आलम आयलास और, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली श्रेणी के होता है। बोलेगा कैंची कौन से टाइप का है, फर्स्ट वाला। प्लास कौन से टाइप का, फर्स्ट वाला। कील कौन से टाइप की है, फर्स्ट वाली, ठीक है, कील वाले मुखर नहीं। सीज झूला कौन से टाइप का, फर्स्ट वाला। साइकिल का ब्रेक हैंग पम्प, ठीक है। और इसका है सिंपल सी बात है, इसमें 2 चीज़ें ऐसे कनेक्ट करके बनी होंगी और यहाँ पे आपको फोर्स, जब आप इधर से फोर्स लगाओगे तो यहाँ लगेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बोलेगा कि जो कूड़े ढोने, पहिया की कूड़े ढोने वाली गाड़ी कौन से, सरोथा कौन से, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो डायरेक्ट आपको चीज़ याद है, मनुष्य का चिमटा कौन से टाइप के उत्तोलक है, थर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम इससे आगे को करेंगे, ठीक है।